गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम टॉपिक कवर हो गई थी कि कैसे जो है आप प्योर सैंपल में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करोगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक कवर हो गया था। और आपके घरों में कैसे जो है वाटर प्योर होकर आता है, ठीक है, उनको प्योरिफिकेशन का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है, वाटर प्योरिफिकेशन, ये भी हमारा कवर हो गया था लास्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तब कर सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है इस टॉपिक्स की। उसके बाद जो आज का आपका टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टडी किया था कुछ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की। ठीक है, जो आपने क्या क्या देखा था उनके अंदर, द प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाई, लाइक कुछ प्रॉपर्टी थी जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते थे, जैसे कि कलर, ठीक है, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जब सॉलिड क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड जो होता है बॉईल करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर करी थी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज़ अ फिजिकल चेंज। जो ये स्टेट का चेंज होना सॉलिड से लिक्विड के अंदर, ठीक है, ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। बिकॉज दी चेंज अकर विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन। जो यहाँ पर स्टेट चेंज होती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस के अंदर, यहाँ पर क्या है, जब ये स्टेट चेंज होती है तो इनकी कॉम्पोजिशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इनके केमिकल नेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ना ही इनकी कोई कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आते हैं। ठीक है, तो ऑल दो आइस, आइस जो है सॉलिड है, सॉलिड फिर जब मेल्ट हो जाएगी तो वो वाटर बन जाएगा, फिर वाटर से क्या हो जाता है, वो इवेपोराइज हो जाएगा कौन से स्टेट में, यानी कि क्या बन जाएगा, वाटर वेपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी भी स्टेट्स हैं आपकी, ये सब क्या है, ऑल दो आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर के अंदर, वाटर वाटर वेपर के अंदर, ये जितनी भी स्टेट्स कन्वर्ट होती हैं इनके अंदर, इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो रिमेन सेम रहती है। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी सब्सटेंस, अगर वाटर की अगर आप बात कर रहे हो, तो वाटर अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या है, इसका मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे कि बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल, ये दोनों के दोनों क्या हैं, जिनसे आपके घरों में खाना बनता है, तेल से और पानी। ठीक है, पानी के दोनों लिक्विड है, लेकिन अगर आप बात करोगे इनकी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो ये जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन इनफ्लामेबिलिटी, यानी कि क्या होते हैं, इनका जो ऑर्डर होगा, इनकी स्मेल होगी और इनकी इनफ्लामेबिलिटी भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लामेबिलिटी, मतलब इनकी स्मेल जो होगी, अगर आप वाटर की बात करोगे तो वाटर के अंदर ओडरलेस होता है। ठीक है, फिर भी अगर काफ़ी टाइम तक रखा रहता है तो वो स्मेल आ जाती है उसमें भी, अगर आप बंद करके पानी को रख देते हो। और इन्फ्लामेबिलिटी, यानी कि ये जो है इजीली सेट हो, यानी कि सेट हो जाते हैं फायर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑयल है, ऑयल क्या करते हैं, तेल के लिए, मतलब कि आग लगाने में हेल्प करता है, फायरिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन जो पानी होता है वो तो आग को बुझाने के लिए हेल्प करता है ना। तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर, हम जानते हैं कि एयर के अंदर हम ऑयल को बर्न करेंगे, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑयल जो है वो बर्न कर जाएगा। वेयर एज द जो वाटर है वो क्या करता है, एक्सटिंग्यूश फायर, यानी कि क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। तेल यहाँ पर आग लगाने का काम करता है, और जो पानी यहाँ पर होगा वो पानी आग को बुझाने का काम करता है। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, लेकिन हैं दोनों लिक्विड ही, यानी कि फिजिकल स्टेट इनकी सेम है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो इनकी अलग अलग है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल, यही जो है केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल की, जो कि पानी से उसको अलग बनाती है। बर्निंग जो होता है वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि जब एक सब्सटेंस रिएक्ट कर जाता है अनदर के साथ। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। बर्निंग क्या होती है, केमिकल चेंज। अगर आप किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हो, बर्न करने के बाद न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, तो उसी को ही कहा जाता है केमिकल चेंज। ठीक है, अब आपको यानी कि बताया भी गया, देखो केमिकल चेंज क्या होता है, और किसी के अंदर केमिकल चेंज आ रहा है तो उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब आपसे कहा गया है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, कैंडल को बर्न कर, जब आप कैंडल को बर्न कर रहे हो तो दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। तो आप उसको बता सकते हो कि कब फिजिकल चेंज होता है और कब केमिकल चेंज होता है। जब भी आप
कैंडल को बंद करोगे, कैंडल को बंद करते ही यानी कि ऑन हीटिंग कैंडल, जब भी आपने क्या किया कैंडल को बंद करा, तो उसकी जो वैक्स होती है ना वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो वैक्स होगी वो मेल्ट हो जाएगी। और अगर आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करते हो, वो वैक्स यानी कि मेल्ट हो जाती है उसकी, और पिघलने के बाद भी वो थोड़ी देर बाद अगर देखोगे नीचे जो है वो सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। ये इसका क्या होता है, इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जब भी आपने हीट किया तो कैंडल की वैक्स जो है वो मेल्ट कर जाती है, और फिर ये क्या हो जाती है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जब थोड़ी देर में ठंडी होती है तो वो क्या हो जाती है, सॉलिड बन जाती है। तो इनका स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगी, फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज कैसे देखने को मिलेगा, ये आपकी कैंडल होगी, तो यहाँ पर जो फ्लेम होती है, फ्लेम के पास वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, वो जल के क्या करता है, कन्वर्ट होता चला जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट होता है, CO2 गैस। देखो अभी होगा आपको यहाँ से ऐसे गैस निकल रही होती है। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको जो है यहाँ पर से कि गैस निकलती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर फ्लेम के पास वाली वैक्स होगी वो क्या होगी, जब जब वो हीट होती जाती है तो बर्न होने के बाद वो वहाँ पर क्या रिलीज़ करती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करती है। तो जहाँ पर भी हीट की बात की जाए, जहाँ भी बर्न की बात की जाए, वहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और जहाँ भी न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा इसका मतलब वहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज है वो। ठीक है, कि जहाँ भी बर्निंग की बात की जाएगी, बर्निंग क्या है, एक केमिकल चेंज है। जब बर्न होगा तो वहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो आपको समझ आ गई होगी कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। एक आपको अनदर एग्जांपल से भी बता सकती हूँ। आपके घरों में LPG सिलेंडर का यूज़ होता है ना, आपके घरों में LPG सिलेंडर का। जब गैस सिलेंडर के अंदर भर के आती है तो वो कैसी होती है, गैशियस, यानी कि जब आपके तो वो होती है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है जब आपके घरों में सिलेंडर में गैस आती है। तो जब उसको बर्न किया जाता है, या फिर जब लिक्विड जो होती है, अनदर एग्जांपल है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ केमिकल और फिजिकल चेंज का। ठीक है, जब LPG आपके घरों में प्रेजेंट होती है सिलेंडर में तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, जब वो सिलेंडर से बाहर निकलती है, ठीक है, जब आप इसको यूज़ करते हो तो वो कौन सी फॉर्म में होगी, गैसियस फॉर्म में होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका स्टेट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन जब क्या करते हो, आपको कुछ खाना बनाना होता है तो ये क्या हो जाती है, ये गैसियस स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है इनके जब आप इसको बर्न करते हो। ठीक है, केमिकल चेंज कब होगा, जब ये गैस जो है वो बर्न होगी एयर में। ठीक है, जब ये गैस क्या होगी, बर्न होती है। जब आप कुछ बना रहे होते हो, जब ये आप बर्निंग करते हो तो क्या हो जाती है ये गैस, आप कुछ भी खाना बनाते हो तो क्या करते हो, बर्न करती है ये गैस, और जब भी ये एयर में बर्न करेगी तो वो क्या हो जाता है, केमिकल चेंज। जब सिलेंडर में थी तो लिक्विड फॉर्म में थी, बाहर निकली तो गैसियस फॉर्म में, स्टेट चेंज हुआ, तो इसका मतलब वो फिजिकल चेंज। फिर जब आपने कुछ खाना बनाया, बर्न किया, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है, बर्निंग प्रोसेस में, तो वहाँ पर क्या होगा, केमिकल चेंज। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि आपको यानी कि प्योर सब्सटेंसेस के टाइप बताने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, सब्सटेंस को आप क्लासीफाई कर सकते हो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, यानी कि जो सब्सटेंस है उनको क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में उनकी कॉम्पोजिशन के बेस पर। ठीक है, तो जो एलिमेंट है, जो रॉबर्ट बॉयल थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट की टर्म को यूज़ किया था इन 1661 में। एंटियोने लॉरेंट लेवॉइजर एक फ्रेंच के केमिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एस्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंट यूज़फुल डेफिनेशन ऑफ, उन्होंने एलिमेंट की एक यूज़फुल डेफिनेशन दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो एलिमेंट है वो मैटर की एक बेसिक फॉर्म है। ठीक है, जिसको आप ना तो तोड़ सकते हो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कोई भी, यानी कि आप उसके अंदर कोई केमिकल मेथड से या फिर आप उसको फिजिकल मेथड से आप उनको तोड़ नहीं सकते, आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उनका। अगर आप एग्जांपल ले लो सोडियम का, तो क्या आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, क्या आप इसको N अलग करके A अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है, अपनी ही प्योर फॉर्म है इसकी, आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, चाहे आप कोई केमिकल मेथड यूज़ कर लो, चाहे आप फिजिकल मेथड, आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या बताया उन्होंने कि प्योर फॉर्म है मैटर की, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, जो आपको मिलता है नेचर से। ठीक है, इसको आप नहीं कर सकते ब्रेक। उसके बाद एलिमेंट्स को जो है डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। एलिमेंट जो है वो उसको डिवाइड किया गया है किसके अंदर, 3 पार्ट के अंदर। फर्स्ट जो है वो है मेटल, सेकंड जो है नॉन मेटल, और थर्ड यहाँ पर क्या है, मेटेलॉइड। ठीक है, एलिमेंट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट मेटल, सेकंड नॉन मेटल, और थर्ड क्या है, मेटेलॉइड। अब जो मेटल है वो क्या होता है, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि मेटल होता क्या है। ठीक है, देखो
जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम हो। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम होने चाहिए या आउटर मोस्ट शेल ही क्या है? देखो, आपको अगर एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंने बोला था लर्न करने के लिए, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। ठीक है, इतना पता लग गया आपको सोडियम का। अब आपको ये पता लगाना है क्या सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। K L M इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। अब इसके जो ये आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो आउटर मोस्ट शेल के अंदर तो उसे बोला जाता है मेटल। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ यहाँ पर? मेटल। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया होगा कि मेटल को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको मैग्नीशियम का पता लगाना है कि मैग्नीशियम एक मेटल है या नहीं है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो अब ये क्या अब ये बताओ मेटल है या नहीं है? ये क्या है? मेटल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है। 2 है ना, 4 से कम है, तो इसका मतलब ये क्या है? मेटल। अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो तो उसे कहा जाता है नॉन मेटल, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। ठीक है, अब अगर आपको ये भी ना पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लर्न करनी है, कैसे होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखो, अब यहाँ पर क्या है? 7। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ज़्यादा है ना 4 से, अगर 4 से ज़्यादा हो तो वो क्या होगा? नॉन मेटल। तो आपका क्लोरीन क्या हुआ? नॉन मेटल हुआ। ठीक है, अब समझ आ गई कि अगर यानी कि एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वो क्या होगा? मेटल। अगर 4 से ज़्यादा हैं तो वो क्या होगा? आपका नॉन मेटल। ठीक है, 4 से ज़्यादा अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? आपका नॉन मेटल। देखो, एलिमेंट को डिवाइड किया गया मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटलॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। उसके बाद क्या है कि ये जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर शो होती हैं। अगर आप मेटल की बात करते हो तो जब आप उनको देखोगे मेटल को तो वो शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, उनमें शाइन निकलती है। ठीक है, तो दे हैव अ लस्ट्रस। जो मेटल्स होंगे वो कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। और उनका कलर कैसा होता है? दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ठीक है, उनका कलर कैसा होगा? सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर होता है। जो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, जो क्या करेंगे? कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। ये क्या होते हैं? डक्टाइल नेचर के होते हैं। आप इनको वायर्स बना सकते हो, ड्रोन इनटू थिन वायर्स। इनसे जो मेटल है, मेटल से क्या करते हैं? पतली पतली वायर जो है वो बनाई जा सकती है। उसके बाद ये क्या होते हैं? दे आर मैलेबल, यानी कि अगर आप इसको हैमर्ड करोगे तो ये पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक पतली सी शीट बन जाती है इनकी। ठीक है, तो दे आर मैलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। और उसके बाद ये इनके अंदर क्या होता है? एक रिंगिंग साउंड निकलता है मेटल को। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि मंदिर में जो घंटी लगी होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? वो मेटल से मिलके बनी होती हैं। और उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सोनरस होते हैं। ठीक है, मेक अ रिंगिंग साउंड। जब भी उनको हिट किया जाता है तो उनमें से क्या निकलेगी? साउंड निकलती है। तो यानी कि जो मेटल होंगे वो क्या होंगे? सोनोरस होते हैं। फिर है आपका एग्जांपल्स ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के अगर आपको एग्जांपल बताने हैं तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। आपने देखा होगा कि कॉपर की वायर्स होती हैं, क्योंकि तुम मेटल को यानी कि आप क्या कर सकते हो? ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, गोल्ड को भी देखा होगा आपने, जो गर्ल्स हैं वो जानती होंगी, जो नेकलेस बनते हैं पतली पतली वायर बनाकर ही उनसे नेकलेस वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ठीक है, लेकिन एक जो मरकरी है इज़ द ओनली मेटल जो क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है आपका कि जो मरकरी, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो? तो मरकरी क्या है? एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अंदर क्या होंगी? बहुत सारी वैरायटी ऑफ कलर्स देखने को मिलती हैं, डिस्प्ले करते हैं वैरायटी ऑफ कलर्स। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इनको इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ना ये शाइनी होते, दे आर नॉट लस्टर्स, ना ये सोनोरस होते और ना ही ये थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं, ना ही ये डक्टाइल होते हैं। इनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को नहीं मिलेगी जो आपको मेटल में देखने को मिलती हैं।
फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्या होते हैं नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल जो होते हैं एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन, टेक्सचर, ये सारे क्या हैं नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि एक कुछ एलिमेंट के अंदर जिसके अंदर क्या होंगे मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, उसी को मेटलॉइड कहा जाता है। और मेटलॉइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों क्या है यहाँ पर मेटलॉइड। ठीक है, उसके बाद आपको ये कुछ बताए गए हैं पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, आज के टाइम में 100 एलिमेंट्स नहीं है, आज के टाइम में जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो हैं अब 118 एलिमेंट्स। ठीक है, और उनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचर में से मिले हैं। ठीक है, लेकिन जो रेस्ट बाकी के बचे हुए हैं वो मैन मेड हैं, यानी कि इंसानों ने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उनके अंदर वो कैसे हैं, सॉलिड हैं। इवन एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और 11 जो एलिमेंट्स हैं यानी कि 11 एलिमेंट हैं वो क्या हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर। और 2 एलिमेंट जो हैं वो लिक्विड हैं रूम टेम्परेचर पर। अगर रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, 2 एलिमेंट जो हैं वो लिक्विड हैं, वो कौन कौन से हैं, ब्रोमीन एंड मरकरी। उसके बाद जो एलिमेंट गैलियम और सीजियम है वो क्या हो जाते हैं, बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं गैलियम एंड सीजियम वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर यानी कि रूम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है 303 यानी कि केल्विन रूम टेम्परेचर से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो गैलियम और सीजियम है ये कैसे हो जाएंगे, लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। उसके बाद है कि कंपाउंड क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था, वही चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट आपको पता लगे कि प्योर फॉर्म होती है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। और कंपाउंड क्या होते हैं यहाँ पर कि जो क्या होंगे जब भी रिएक्ट करेंगे, कंपाउंड क्या होते हैं जो 2 और मोर एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हो वाटर की, ठीक है, तो वो किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, जब भी आपने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन। तो इन दोनों एलिमेंट से क्या मिलके बना है आपका वाटर, और वाटर से क्या मिलके बने हैं, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, जो इसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे ही आपने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ, H2 गैस प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंपाउंड के केस में क्या होता है, जब इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगी वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, वाटर के अगर 2 एटम्स हैं तो 2 ही रहेंगी, केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगी वो फिक्स होती है इनके अंदर। ठीक है, और जो इसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जैसे वाटर से अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आप वाटर की प्रॉपर्टी को देखोगे तो वाटर क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो किसका काम करती है, बर्निंग का काम करती है। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो अब जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है वही है इसके अंदर। ठीक है, ये सब मैंने आपको करवा दिया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी फर्स्ट लेक्चर में। तो आपको आज का जो आपका टॉपिक था यानी कि आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और टेक्सचुअल क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया, आपको वो राइट करने हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भेज दूंगी और आपका टेस्ट भी होगा। आपका टेस्ट होगा कल, आपका मैं टेस्ट लूँगी, और आपका टेस्ट नहीं, परसों की क्लास में ही मैं आपका इसी टाइम यानी कि क्लास के टाइम पर टेस्ट लूँगी। तो अपना कर लेना रिवाइज़, यहाँ तक आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।